आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, ठीक है। और सभी मजे में मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक नेक्स्ट लेवल ले जा रहे होंगे, ठीक है। चलो, तो बच्चों आज हम बात करते हैं कि सर आज क्या पढ़ाने वाले हो। मैंने कहा आज मैं पढ़ाऊंगा आपको डीएनए। और डीएनए के बारे में सभी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी बच्चे जानते होंगे कि डीएनए क्या है। और आपने 8, 9, 10, 11 और 12 क्लास में बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा डीएनए आखिरकार क्या है। डीएनए से सबको समझ में आता है कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 20 एंगस्ट्रॉम उसकी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बीच की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पता होगा। लेकिन आज हम सबसे पहले डीएनए की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि डीएनए का इतिहास क्या है, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने या कौन कौन से साइंटिस्ट ने खोज की और पता लगाया कि डीएनए क्या है और डीएनए की खोज कैसे हुई, ठीक है। चलो, अगर मैं एक डीएनए की बात करता हूं तो डीएनए को मैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड के नाम से जानता हूं। मतलब कि दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होती है, जैसे मैंने आपको बताया था। मैंने आपको कल एक स्ट्रक्चर बताई थी, डीऑक्सीराइबोज पेंटोस सॉरी डीऑक्सीरोज शर्करा और राइबोज शर्करा, मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो यही है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और एसिड है, इसका मतलब डीएनए अम्ल होता है, डीएनए अम्ल होता है और यह निगेटिव चार्ज होता है। इस पे निगेटिव चार्ज होता है आपके डीएनए में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि खोज का श्रेय। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो खोज का श्रेय 1869 में इनका नाम है मिशर। क्या नाम है इनका? मिशर नाम है, ठीक है। मिशर नामक वैज्ञानिक ने 1869 को खोज की थी डीएनए की, मिशर नामक वैज्ञानिक ने। और 1869 को एक और चीज हुई थी, क्या? आरएच व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, ठीक है, जिसमें आपकी फंगाई थी, ये मतलब कि फंगाई, प्लांट, एनिमल और जी प्रोटिस्टा और जी आपके इसी तरीके से 5 प्रकार की उन्होंने प्रणाली दी थी 1869 को। इसी तरीके से बायोलॉजी में अगर आपको डेट्स याद करने को मिले या कोई सन ईयर याद करने को हो तो आपको कनेक्ट करके पढ़ना है कि 1869 में डीएनए की खोज मिशर ने की थी, तो 1869 में आरएच व्हिटेकर ने 5 जगत प्रणाली दी थी, ठीक है। इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे और याद रख पाएंगे, ठीक है। चलो, और ध्यान रखना, एक वैज्ञानिक थे विल्किंस और फ्रैंकलिन। इन दो वैज्ञानिकों ने एक्सरे डिफ्रैक्शन मतलब का निवर्तन तकनीक द्वारा डीएनए की संरचना का अध्ययन प्राप्त किया। समझ के चलो कि यह एक एक्सरे डिफ्रैक्शन है, ठीक है। यह एक एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन है और इसने क्या किया, इस मशीन पर डीएनए को रखा गया। और जब इस मशीन पर डीएनए को रखा गया तो हमें पता चला कि डीएनए में कौन कौन सी चीजें होती है, उस चीज की स्टडी की। किसने? विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। एंड वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी। और कल हम पढ़ेंगे वाटसन एवं क्रिक की द्विकुंडलित संरचना क्या क्या थी और उसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है, ओके, ठीक है। अब आपके समझ में ये सिंपल सी चीज तो आई होगी कि मिशर ने खोज की, फ्रैंकलिन ने और आपके विल्किंस, 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया, निवर्तन किया। मतलब आपको एक वर्ड समझ में नहीं आया होगा, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ये सब बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है आपको सुनने में कि एक्सरे डिफ्रैक्शन आखिरकार होता क्या है। देखो बच्चों, एक्सरे निवर्तन या डिफ्रैक्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन को हम निवर्तन कहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसी तकनीक होती है जिसके द्वारा किसी भी पदार्थ की आंतरिक संरचना मतलब कि इंटरनल स्ट्रक्चर का पता लगाया जाता है। तो उसी को ही हम एक्सरे निवर्तन या डिफ्रैक्शन के नाम से जानते हैं। किसी भी पदार्थ को ले आओ, उसमें पता लगाया जाता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी कहीं चोट लग जाती है, चोट का मतलब आप कहीं से गिर चुके हो तो आप हॉस्पिटल जाके एक्सरे कराते हैं, और तो उस पदार्थ की बिल्कुल अंदर तक की जांच मतलब कि अंदर तक की इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कहाँ जॉइंट हट चुका है, इस तरीके से पता लगाया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ भी इसकी डीएनए की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया विल्किंस और फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक या इन दोनों साइंटिस्ट ने, ठीक है। और वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना दी। ये तो इनकी हिस्ट्री थी, बहुत ही कम थी इनकी हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक थोड़ी सी हटके चीज कि सर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे नाइट्रोजन क्षार
पेंटोज शर्करा से कैसे जुड़ती है, कैसे जुड़ती है। ठीक है, देखो बच्चों, नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा से कैसे जुड़ती है। तो सबसे पहले हम पेंटोज शर्करा का चित्र बना लेते हैं या स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है सर, H H H OH H H CH2OH। कि सर आप हमें यह बताएं कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है। मैंने कहा यह है डीऑक्सीराइबोज है, डीऑक्सीराइबोज जो हमें डीएनए में देखने को मिलती है, क्योंकि हमें पता लगा कि दूसरे कार्बन पर O की जगह H है, ओनली फॉर H ही प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये डीऑक्सीराइबोज है। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर आकर जुड़ जाता है नाइट्रोजन क्षार। अब सर आपने बताया था कि नाइट्रोजन क्षार तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पिरिमिडीन। पिरिमिडीन, ठीक है, ये नाइट्रोजन क्षार होते हैं। ध्यान रखना, अगर प्यूरिन जुड़ा तो एडेनिन ग्वानिन जुड़ेगा उसमें से, तो नाइट्रोजन का पहला सिरा जुड़ेगा एडेनिन का या ग्वानिन का। ठीक है, और पिरिमिडीन हुआ तो नाइट्रोजन का नोवा भाग जुड़ेगा। और पिरिमिडीन में तीन चीजें आती हैं कि सर एक तो होता है आपके पास साइटोसिन, एक थाइमिन और एक यूरेसिल। ओके सर, और यूरेसिल तो जुड़ ही नहीं सकता क्योंकि डीएनए में यूरेसिल होता ही नहीं। ठीक है, तो ये चीजें होती है पिरिमिडीन में और यूरेसिल होगा नहीं यहाँ पर। और पिरिमिडीन में दो चीजें होती हैं, एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, अगर प्यूरिन में से जुड़ा तो नाइट्रोजन का पहला खंड जुड़ेगा और पिरिमिडीन हुआ तो नाइट्रोजन का नौवां खंड या नौवां भाग जुड़ेगा। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। अब आपको पता होगा कि सर ये नाइट्रोजन क्षार है और यह पेंटोज शर्करा है, या चलो ये समझिए, चलो ये नाइट्रोजन क्षार है, ये पेंटोज शर्करा है। जैसे ही ये इसके दूसरे कार्बन पर आकर जुड़ेगी तो एक बॉन्ड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा बच्चों? एक बंध बनेगा, क्योंकि जब कोई चीज किसी चीज से जुड़ती है तो वहां पर बंध बनते हैं। वहां पर क्या बनते हैं? बंध बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, और बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर। तो बॉन्ड का जो यहाँ पर जब नाइट्रोजन क्षार इस कार्बन से जुड़ता है तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड का नाम होता है बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या होता है? बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और यह बंध नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा के मध्य, पेंटोज शर्करा के मध्य होता है। ठीक है, अगर कोई पूछे कि बीटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किन के मध्य होता है तो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोज शर्करा या पेंटोज शुगर के बिटवीन होता है या के मध्य होता है। ठीक है, तो जैसे ही नाइट्रोजन क्षार किसी पेंटोज शर्करा से जुड़ता है तो क्या बनाता है कि सर न्यूक्लियोसाइड बनाता है। क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है। अब न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड बनता है, पता है आपको। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है कि जब यहां पर क्या जुड़ेगा कि सर जब यहां पर आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, मतलब कि H3PO4, जब ये चीज आपके पास कनेक्ट होगी तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अब ध्यान रखना, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ये क्या है? जो फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप जब यहां पर जुड़ता है, कहां पर जुड़ेगा कि सर ये फॉस्फेट ग्रुप यहां पर आकर जुड़ता है। ये यहां पर किस पे? 5 कार्बन पर आकर जुड़ता है। तो यहां पर एक बंध बनता है, यहां पर भी एक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि समझ के चलो कि ये यहां पर न्यूक्लियोसाइड बन चुका है। अब ये मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना है तो यहां पर फॉस्फेट ग्रुप आएगा और इसके 5वें कार्बन पर आकर चिपक जाएगा। और जब कोई चीज बनती है तो एक बॉन्ड बनता है, या एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और इस बॉन्ड का नाम होता है यहाँ पर क्या होता है? फॉस्फोएस्टर। क्या होता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन क्षार पेंटोज शर्करा से किस तरीके से जुड़ता है मैंने आपको यहां बताया। और किस तरीके से जब ये न्यूक्लियोटाइड बनता है तो यहाँ पर H3PO4 जुड़ेगा, मतलब कि ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप 5 कार्बन पर आकर जुड़ता है। और किस किस के मध्य जुड़ता है? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर या शर्करा को शुगर कहते हैं, प्लस पेंटोज शुगर और किसके मध्य? फॉस्फेट ग्रुप के बिटवीन यहां पर ये जुड़ता है। ये थोड़ी सी जानकारी थी, कुछ
एडिशनल इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बताई, ये यहाँ पर ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो यहाँ पर नोट पॉइंट करके लिखी जाती है। सिर्फ सिंपल सी बात है कि जैसे ही नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ते हैं तो एक बंध बनता है बेटा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो नाइट्रोजन क्षार और पेंटोस शर्करा के मध्य बनता है, और यहाँ पर 5वें कार्बन पर ये जुड़ता है और पहले कार्बन पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ते हैं। उसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो डीएनए को तो थोड़ा मैंने आपको थोड़ा सा ही बताया, लेकिन जो मेनली बात है यह है, इसे अच्छे से पढ़ो और अच्छे तरीके से लिखो हर एक चीज को अलग तरीके से। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत समझ में आया होगा और इस टॉपिक को अभी अच्छे से पढ़ो और अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए धन्यवाद।